अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की एक्सप्लेनेशन देंगे और रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक जितने भी इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तमाम के तमाम टॉपिक्स की इंशाल्लाह ताला आज जो है डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और एक नज़र डालते हैं इस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस साल इम्पॉर्टेंट है और रिड्यूस सिलेबस में मेंशन है। तो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कि भाई सॉफ्टवेयर को डिफ़ाइन करना है आपने, फिर सॉफ्टवेयर की टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद थर्ड टॉपिक है डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का, फिर फोर्थ टॉपिक में लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को एक्सप्लेन करना है, और फिफ्थ और फाइनल टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसकी भी दो कैटेगरीज हैं, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। तो गोया ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये इस चैप्टर से रिड्यूस सिलेबस में इन टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? अब आज के दौर में कंप्यूटर एक ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसा गैजेट है जो कि तमाम इंसानों की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो इन्वॉल्व होता है, रोज़ इसको इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ लोग जिनका कंप्यूटर साइंस से कोई ताल्लुक़ हो ना हो, पढ़े लिखे हो ना हो, लेकिन कंप्यूटर को रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ लोग जो है इस्तेमाल करते हैं और एक से ज़्यादा अलग अलग किस्म के कंप्यूटर रोज़ाना हमारे इस्तेमाल में आते हैं। तो जब हम कंप्यूटर की स्टडी करते हैं तो कंप्यूटर को बेसिकली दो हिस्सों में हम बांटते हैं। एक तो होते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो कि फ़िज़िकली देखे जाते हैं, छुए जा सकते हैं, ठीक है भाई। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन है तो उसकी जो कि आपकी मोबाइल फ़ोन की जो बॉडी है, वो जो टच स्क्रीन है, वो सब उसके टेंजिबल कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह आपका लैपटॉप, आपके कीबोर्ड, माउस, ये सारे टेंजिबल कंपोनेंट्स हैं जिनको हम कंप्यूटर हार्डवेयर भी कहते हैं। दूसरी चीज़ जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चल रही होती है, जो कि फ़िज़िकली तौर पे देखी नहीं जाती, जिसको आप जो है तोड़ मरोड़ नहीं सकते, खींच के फेंक नहीं सकते, तो वो चीज़ें जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चल रही होती हैं वो कहलाती हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स। तो अब सॉफ्टवेयर को आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे? ठीक है भाई। तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि कंप्यूटर के वो प्रोग्राम्स, वो इंस्ट्रक्शंस या वो इलेक्ट्रॉनिक कोड्स जिसकी मदद से कंप्यूटर का हार्डवेयर यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है और उसको अपने मकसद से, अपने कामों के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रोसेसिंग करवाते हैं उससे हम अपने डाटा की। तो सॉफ्टवेयर हमें हार्डवेयर को रन करने में मदद देता है। ये वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं, वो कोड्स होते हैं जिनकी मदद से हमारे कंप्यूटर्स रन करते हैं। अब चूँकि हमारे पास अपने आसपास देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर्स नज़र आएंगे आपको, और मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर्स के लिए फिर चलाने के एतबार से उनके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर्स की भी मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। जैसे कि अगर आपके पास जो माइक्रोवेव ओवन है, तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर आपके पास रोम चिप होती है जिसके अंदर स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें सेटिंग होती है कि भाई इतने डिग्री टेम्परेचर पर इतनी देर तक इसको कुक करना है। इसी तरीके से आपके पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, उसके अंदर भी प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर भी सेटिंग होती है कि इस मशीन को किस सेटिंग पर कितनी देर चलाना है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, ये सारे हमारे पास कंप्यूटर्स की मिसाल हैं। और इन तमाम कंप्यूटर्स को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स को बेसिकली जब हम क्लासीफाई करते हैं तो उनकी दो कैटेगरीज बनाते हैं। एक कहलाते हैं हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और एक कहलाते हैं हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में क्या फ़र्क होता है? तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को डिफ़ाइन करते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है जो बेसिकली हमारे पास लो लेवल या कि हमारे कह लें कि सबसे फर्स्ट बेसिक प्लेटफॉर्म होता है हार्डवेयर को रन करने के लिए। इन सॉफ्टवेयर्स की मदद के बगैर या इन प्रोग्राम्स की मदद के बगैर हम बाकी किसी भी किस्म के सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको MS ऑफिस पर काम करना है तो फिर आपको MS ऑफिस पर काम करने से पहले आपके पास आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, विंडोज़ इंस्टॉल नहीं हुई भी होगी, तो आप उसके ऊपर MS ऑफिस इंस्टॉल नहीं कर सकते, कोई गेम इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन तमाम सॉफ्टवेयर्स को, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को हम वो बेसिक सॉफ्टवेयर्स कहते हैं जिनकी मदद से हार्डवेयर को रन किया जाता है, और ये फर्स्ट लेवल होता है सॉफ्टवेयर का जो कि हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटीग्रेट करता है। इनकी फर्दर मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। जैसे सिस्टम से सॉफ्टवेयर्स के अंदर सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी एग्जाम्पल है। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्क मैनेजमेंट में या एक्सेसिबिलिटी जो ऑप्शंस होते हैं उन सबको मैनेज करते हैं। इसी तरह डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं और एडिटर्स। आगे चल के इन सब का जो है
हम कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ जनरली थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब कि वो सॉफ्टवेयर जिनके बगैर हम हार्डवेयर को रन नहीं कर सकते, ये वो बेसिक प्लेटफॉर्म होता है, फिर इनके ऊपर बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स रन करते हैं। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर किसी खास मकसद के तहत जो सॉफ्टवेयर्स रन करते हैं, जो हमारी खास किस्म की कोई रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, उन तमाम सॉफ्टवेयर्स को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है। ठीक है भाई, जैसे अगर आपको अभी एम एस ऑफिस की मिसाल दी कि एम एस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप उसको बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और आपका एम एस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी दो फर्दर कैटेगरीज में बांटा जाता है, एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इंशाल्लाह अभी वीडियो में आगे चलकर हम इनकी भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। अब फर्स्ट करें कि आप बोर बैठे हुए थे, आपका दिल चाहा कि भाई चलो गेम खेलते हैं, तो आपने अपना मोबाइल उठाया और आपने कहा चलो कोई प्ले स्टोर से ना गेम डाउनलोड कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा जो है टाइम पास हो जाएगा। तो अब आपने अपना मोबाइल उठाया और आपने देखा कि भाई आपके पास तो कोई एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। तो क्या आप मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं विदाउट एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर? बिल्कुल भी नहीं। एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो फिर आप उसके ऊपर प्ले स्टोर भी नहीं रन कर सकते, प्ले स्टोर रन नहीं कर सकते तो आप जो है कोई गेम भी डाउनलोड नहीं कर सकते, ना ही उसको प्ले कर सकते। तो सबसे पहले आपके मोबाइल के अंदर सबसे बेसिक चीज़ कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए? वो सॉफ्टवेयर जो डायरेक्ट आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर को जो है रन करने के काबिल हो, तो वो होना ज़रूरी है। इसी तरह हमारे लिए हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स, हमारे लैपटॉप्स, हमारे डेस्कटॉप्स, वो सब बेकार हैं अगर उनके अंदर बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स मिसाल हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। अब यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने लोगोस लगाए हुए हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं वो हमारी एग्जाम्पल्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की। हमारे जितने भी हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह, वो सब इंटीग्रेट होते हैं इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से, और ये हमारे मुख्तलिफ इनपुट आउटपुट और तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस को और इंटीग्रेटेड डिवाइसेस को जो है इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं और हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिससे हम इन डिवाइसेस को कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड का जब तक उसका ड्राइवर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा तो मैं उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकता। इसी तरीके से आप वेब कैम यूज़ नहीं कर सकते अगर उसका जो है आपके पास डिवाइस ड्राइवर जो है इंस्टॉल ना हुआ हो सिस्टम के अंदर। तो ये तमाम बेसिक जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हार्डवेयर को रन करने के लिए ज़रूरी हैं, सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। अब फंक्शनिंग के एतबार से तो अभी आपको बता दिया कि इनका सबसे बड़ा मेन मकसद क्या होता है कि वो आपके हार्डवेयर को प्रिपेयर करना होता है ताकि आप उसको जो है इस्तेमाल कर सकें। ठीक है भाई, और उसके साथ साथ आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से आपका हार्डवेयर को एक्सेस करना जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये सारे इसके बुनियादी फंक्शंस होते हैं। साथ साथ आपके जितने भी मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो इंटीग्रेट हुए होते हैं सिस्टम्स के, उनके दरमियान आपस में मैनेजमेंट करना कि वो अब आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ मुख्तलिफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किस तरीके से काम करेंगे, वो ये सारी चीज़ें हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा होती हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की सबसे बेहतरीन मिसाल जो है वो आपका सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भाई, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम हार्डवेयर्स का सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर लेवल होता है, जिसके बाद फिर उसके इस लेवल पर वो इंटरफेस प्रोवाइड होती है जिसको यूज़र इस्तेमाल करता है और हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बेसिकली दो तरह की इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है कम्युनिकेट करने के लिए। एक हमारे पास इंटरफेस का जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि हमारे पास डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता था, तो उस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर ये था कि उसमें हमारे पास एक ब्लैंक स्क्रीन होती थी और उसमें हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस को टाइप करना पड़ता था। तो ऐसा इंटरफेस जिसमें हम पूरी इंस्ट्रक्शंस को लिख करके टाइप करके एग्जीक्यूट करवाते हैं उसे हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। और दूसरी जो इंटरफेस होती है जो हम आज के दौर में यूज़ करते हैं, जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अवेलेबल होती है, उसे कहते हैं GUI इंटरफेस। जैसे हमारे पास विंडोज़ है, उसमें आपको डेस्कटॉप पर सारे फोल्डर्स नज़र आ रहे होते हैं, आइकन्स नज़र आ रहे होते हैं, तो आप वहाँ पर बड़ी आसानी से कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स को ओपन कर सकते हैं बिना उनका पूरा कंप्लीट सिंटैक्स लिखे हुए। तो ये सारी हमारी फैसिलिटीज़ जो हैं ये सारी GUI इंटरफेस कहलाती हैं। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ आज के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में होती हैं।
इनकी मदद से हमारा हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना काफ़ी आसान हो गया है। अब आज के जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जो कि वो प्रोवाइड करते हैं, और उन बेसिक फंक्शंस को हम अगर समराइज़ करें तो हमारे पास 8 के करीब कुछ फंक्शंस बनते हैं जो कि आज का मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। उन फीचर्स में सबसे पहले हमारे पास बूटिंग आता है, फिर रिसोर्स मैनेजमेंट, यूज़र इंटरफेस मैनेज करना, मेमोरी मैनेज करना, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और यूज़र मैनेजमेंट। तो अब एक एक करके इनकी थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है वो है बूटिंग। बूटिंग के बारे में हम इससे पहले भी अपने डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमने हार्डवेयर वाले कंपोनेंट्स में एक्सप्लेनेशन दी थी कि कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास जब सबसे पहले हम स्टार्टअप करते हैं कंप्यूटर को, तो हमारे पास जो सिस्टम पर रोम चिप्स मौजूद होती हैं उनके अंदर स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम बायोस प्रोग्राम्स या फर्मवेयर्स कहते हैं। तो वो हमारे सिस्टम को चेक करते हैं, हमारे हार्डवेयर को, कि क्या वो रन करने के काबिल है कि नहीं है, तमाम बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। फिर जब वो सारी चीज़ें ओके करता है तो फिर उसके बाद हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्ड डिस्क से हमारी रैम में लोड होता है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस बूटिंग कहलाता है। फिर उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे तमाम इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस को, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, उनको मैनेज करता है। इस कंसेप्ट को हम रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद थर्ड जो हमारा फंक्शन होता है वो होता है यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना। अब यूज़र इंटरफेस जैसे हमने अभी डिस्कस किया, या तो वो कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करेगा या फिर GUI बेस इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। ये डिपेंड करता है कि कौन सी मशीन और कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर इंस्टॉल्ड है। उसके बाद हमारे पास जो चौथा अहम फंक्शन होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है मेमोरी मैनेजमेंट। तो हमारी जितनी भी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है उस पर जो डाटा जो हम ऑलोकेट करते हैं, हमारी प्राइमरी मेमोरी किस तरीके से हमारे मुख्तलिफ प्रोसेसेस के डाटा को यूटिलाइज़ करेगी, फिर वहाँ से जब हम सेव करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी में डाटा ट्रांसफ़र करना। तो ये सारे काम, ये फीचर्स भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। फिर मुख्तलिफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हमारे सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं उन सबके डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल करना। कोई नया आप प्लग एंड प्ले डिवाइस अगर कनेक्ट करते हैं तो उसका डिवाइस ड्राइवर सर्च करके इंस्टॉल करना, उसको मैनेज करना, ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फ़ीचर होता है। इसी तरीके से जो आज के हमारे पास GUI इंटरफेस वाले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं तो उन सब के अंदर एक फ़ीचर फ़ाइल मैनेजमेंट का भी होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ आइकन्स पे क्लिक करते हैं, मुख्तलिफ फ़ाइल्स को क्रिएट करते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग एंड सेलेक्टिंग, और उनके पीछे जो बैकग्राउंड के कोड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली वो फाइल मैनेजमेंट के कोड्स जो होते हैं वो रन करते हैं और वो बहुत आसानी से फाइल्स क्रिएट और सेव और कॉपी पेस्ट हो जाती हैं। वरना डॉस बेस ऑपरेटिंग सिस्टम में जब यही काम हमें करना होता था तो हमें पूरी एक लाइन, एक पूरा सिंटैक्स लिखना पड़ता था, कॉपी पेस्ट की कमांड लिखनी पड़ती थी, और अगर उसमें आपने कोई सिंटैक्स एरर किया तो फिर वो आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होती थी। इसी तरह एक और जो इम्पॉर्टेंट फीचर होता है मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स का वो होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब होता है कंप्यूटर के साथ जो आप मुख्तलिफ एक वक्त में एक से ज़्यादा भी अगर आप प्रोसेस रन कर रहे हैं तो उन प्रोसेसेस के दरमियान CPU को किस तरीके से यूटिलाइज़ करेगा। CPU समझ लें एक दिमाग है, ठीक है। अब कंप्यूटर पहले हमारे पास होते थे जो सिर्फ सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से चलते थे, यानी एक वक्त में वो सिर्फ एक काम कर सकते थे, ठीक है ना। अब आज के जो हमारे कंप्यूटर हैं और उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एडवांस है और वो मल्टीटास्किंग की एक कैपेबिलिटी रखते हैं, यानी एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क रन करने की पैरेलल सलाहियत रखते हैं। तो जैसे हम अपने माइक्रो कंप्यूटर पे क्या करते हैं, एक वक्त में हमने डाउनलोडिंग पे भी कोई फ़ाइल लगाई हुई है, ठीक है, अभी साथ में हम चैटिंग भी कर रहे हैं और कोई डॉक्यूमेंट एडिटिंग भी कर रहे हैं, म्यूज़िक भी प्ले की हुई है। तो ये सारे इंडिविजुअल अलग अलग सेपरेट प्रोसेसेस हैं और उन तमाम प्रोसेसेस को एक ही कंप्यूटर, एक ही दिमाग की मदद से, एक ही CPU की मदद से साइमल्टेनियसली रन कर रहा है। तो वो CPU की कैपेबिलिटीज़ को उन तमाम प्रोसेसेस के दरमियान शेयर करता है, प्रायोरिटाइज़ करता है कि किसको कब एग्जीक्यूट करना है, सीक्वेंस बनाता है उनकी। तो ये सारे काम, ये सारी प्रोसेस शेड्यूलिंग हमारा आज का ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसी तरीके से हमारे पास जो एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, तो उनके अंदर एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं यूज़र मैनेजमेंट। तो ये यूज़र मैनेजमेंट जो होती है ये हमारे पास, इसकी मदद से हम मुख्तलिफ कनेक्टेड यूज़र्स को, जितने भी क्लाइंट्स हमारे पास कनेक्टेड होते हैं उनको, उसमें से किसको कितनी कंप्यूटर की रिसोर्सेज शेयर करनी है, तो ये सारे फीचर्स हमारे यूज़र मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं और ये सारे एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होते हैं। अच्छा भाई, अब उसके बाद हमारे पास अब आ जाती है टाइप्स ऑफ
ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो मुख्तलिफ, जो कि देखें अभी मैंने कहा कि हमारे आसपास देखें तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर्स मिलेंगे, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ इदारों में आपको अलग अलग साइज़ के कैपेसिटी के कंप्यूटर्स मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है उनकी फिर उस साइज़ और कैपेसिटी के एतबार से उनके ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफरेंट होते हैं। सारे ही कंप्यूटर्स के अंदर विंडोज़ ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर की इंस्टॉल नहीं होती, उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अलग अलग उनके कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होते हैं। अब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास हार्डवेयर को रन करने के लिए होते हैं उनको 4 बेसिक कैटेगरीज में बांटा जाता है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो कहलाती है सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, तो उसमें ये होता है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा किसी सिंगल यूज़र को जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है, जैसे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं हमारे, तो उसमें सिर्फ सिंगल यूज़र एक वक्त में सिस्टम की रिसोर्सेज को एक्वायर कर रहा होता है, यूटिलाइज़ कर रहा होता है, तो उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो कहलाता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरे हमारे पास एक सिस्टम्स होते हैं जिनको हम वर्क स्टेशंस भी कहते हैं या सर्वर्स कहते हैं, जिसमें एक वक्त में मुख्तलिफ यूज़र्स उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो एक वक्त में जब मल्टीपल यूज़र्स हमारे उस सिस्टम को एक्सेस कर रहे हों, जिसको हम वर्क स्टेशन या सर्वर कहते हैं, तो उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हमारे पास यूनिक्स और लाइनक्स जो है, तो ये दोनों हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसाल है, और हमारे डॉस और विंडोज़ जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं ये हमारे पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, उसको हम कहते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं ये हमारे पास समझ लें कि जो शुरुआती मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे, तो ये उसमें ये यूज़ हुआ करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम, और इनका काम क्या होता था कि ये मुख्तलिफ़ प्रोसेसिंग की जो जॉब्स होती थी उनको ग्रुप्स के अंदर कन्वर्ट करके उनके बैचेस बनाते थे। बैचेस का मतलब कि एक मेन फ्रेम सिस्टम जैसे मल्टीपल यूज़र्स कनेक्टेड हैं, अब वो मल्टीपल यूज़र्स जब वो अपनी अपनी रिक्वेस्ट भेजते थे, तो जो एक जैसे जो फंक्शंस होते थे वो उनकी बैचिंग करके उनको एक ग्रुप में जो है काउंट करता था, और फिर उस ग्रुप को यानी कि उस पूरे एक ही जैसे रिक्वायरमेंट्स वाले प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूट किया करता था। तो इस तरीके से जो बैच प्रोसेसिंग के ज़रिए जो हमारे सिस्टम को रन किया जाता था, तो ये कहलाता था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका फ़ायदा ये होता था कि इससे हमारा जो हार्डवेयर रिसोर्सेज होती थी, जो सीपीयू की कैपेबिलिटीज़ होती थी, वो एफिशिएंटली यूटिलाइज़ होती थी, यानी सीपीयू फारिग नहीं बैठता था, और उसकी रिसोर्सेज जो थी हर वक्त उसको एक सीक्वेंस के साथ जो है टास्क मिलते रहते थे, और एक जैसे टास्क की ग्रुपिंग करने की वजह से हमारे लिए सहूलत ये हो जाती थी कि हमारी जितनी भी जो रिक्वायरमेंट्स होती थी, जो हमारी जॉब्स होती थी, वो सारी की सारी एफिशिएंटली की एग्जीक्यूट होती थी। अब उसके बाद थर्ड जो हमारे पास कैटेगरी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसको हम कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बैच प्रोसेसिंग से एडवांस था। ठीक है भाई, बैच प्रोसेसिंग में तो मुख्तलिफ जॉब्स की एक सीक्वेंस क्रिएट होती थी, और वो सिक्वेंशली तौर पर जो है एक के बाद एक जॉब्स जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती थी। टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट ये होता था कि ये मुख्तलिफ यूज़र्स को, मल्टीपल यूज़र्स को साइमल्टेनियसली कनेक्ट करता था। अब ये ग्रुप्स की बैचिंग नहीं करता था, बल्कि बैच करने के बजाय तमाम यूज़र्स को साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट करके सीपीयू को हर यूज़र के लिए थोड़ा सा एक टाइम स्लॉट देता था कि भाई इतने सेकंड्स आपने इस यूज़र की क्यूरी सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद इतने सेकंड्स के बाद दूसरे यूज़र की क्यूरी पे चले जाना है। तो इस तरह जो मुख्तलिफ हमारे पास यूज़र्स सीपीयू से कनेक्टेड होते थे, उनको लगता ये था कि सारे के सारे सिस्टम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन सीपीयू जो होता था वो तमाम के दरमियान शेयर हो रहा होता था। ठीक है भाई, उसकी रिसोर्सेज चंद सेकंड किसी के पास, फिर चंद सेकंड किसी और के पास। तो इस तरह से मुख्तलिफ टाइम स्लॉट्स में वो सबको जो है अपनी रिसोर्सेज शेयर कर रहा होता था। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते थे, और ये बैच प्रोसेसिंग का एक एडवांस वर्जन था। तो दोनों में, बैच प्रोसेसिंग में और टाइम शेयरिंग में, सिर्फ हमारे पास जो डिफरेंस था वो ये था कि जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था वो एफिशिएंटली सिस्टम की रिसोर्सेज को, हार्डवेयर की यूटिलाइज़ करता था, जबकि यहाँ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका बेसिक मकसद जो होता है वो मुख्तलिफ यूज़र्स को साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग प्रोवाइड करना और सबके रिस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज़ करना, ये इसका मेन फंक्शन होता है। अच्छा, यहाँ पर एक कंसेप्ट और थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि हम सिंगल यूज़र मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्कशन कर चुके हैं। इसी तरीके से एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सिंगल टास्किंग और मल्टी टास्किंग। तो सिंगल टास्किंग और मल्टी टास्किंग एक प्रोसेसर के इन्वायरमेंट को कहा जाता है कि हमारे पास अगर कोई
प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो एक वक्त में सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है, तो वो सिंगल टास्किंग सिस्टम्स कहलाते हैं। जैसे शुरुआती कंप्यूटर्स जो थे तो उस वक्त उनकी इतनी ज़्यादा एफिशिएंट कैपेसिटीज़ नहीं थी, तो वो करते ये थे कि सिर्फ एक वक्त में एक टास्क को एग्जीक्यूट करते थे। तो अगर कंप्यूटर सिस्टम एक वक्त में एक ही टास्क परफॉर्म करता है तो उसको सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और जैसे आज के हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं और जो आज का हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, इवॉल्व हुआ है, तो एक वक्त में वो पैरेलल प्रोसेसिंग करता है मुख्तलिफ अलग अलग टास्क्स की, अलग अलग प्रोसेसेस की, तो उसको हम मल्टीटास्किंग प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। अब भले से हमारा माइक्रो कंप्यूटर हो, उसके अंदर भी सीपीयू में यही फैसिलिटी है कि वो मल्टीटास्किंग कर सकता है, कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को साइमल्टेनियसली रन कर सकता है। तो ये मल्टीटास्किंग, सिंगल टास्किंग, ये सीपीयू का इन्वायरमेंट कहलाता है। अच्छा भाई, अब चलते हैं अपनी चौथी टाइप की तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसको हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में उसको RTOS ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो ये बड़े हसास किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक परफेक्ट आपकी एक टाइम लिमिट होती है, इसीलिए इनको टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये इसकी मिसाल कुछ ऐसे है, जैसे कि फ़र्ज़ करें आपको जो है ना अम्मा ने आवाज़ लगाई, बेटा दही ले आओ। आपने कहा अच्छा अम्मा मैं अभी लाया। तो अगर आपने ऐसा कहा तो उसका मतलब आप RTOS नहीं है, यानी आपकी कोई काम करने की कोई फ़िक्स टाइम लिमिट नहीं है। आपने कहा अभी लाया का मतलब ये अभी कल भी हो सकती है और इसमें सदियाँ भी लग सकती हैं। अब अम्मा ने जो है ना डंडा उठाया और आपसे कहा बेटा 5 मिनट में भाग के दही लेके आ जाओ। तो अब आपके पास एक टाइम लिमिट सेट है कि ये टास्क जो है ना आपने 5 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट करना है। तो उसका मतलब अब आप RTOS हो चुके हैं और आपने ये काम इसको 5 मिनट के अंदर ही एग्जीक्यूट करना है। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये तो एक फ़नी सी मिसाल हो गई, ये एक्चुअली ये रियल लाइफ में इस्तेमाल कहाँ होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, जो फर्स्ट पिक्चर है आपके पास, ये आपको एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक छोटी सी तस्वीर है। इसमें एक ये जो रेडार लगा हुआ है, इस रेडार की मदद से जो है सिग्नल्स को आपके आसपास, आपकी जो एयर ट्रैफिक की जो बाउंड्री होती है उसमें ये चेक करते हैं कि कोई आपके पास फाइटर जेट किसी दूसरी नेशन का तो नहीं आ रहा आपसे मुकाबला करने, या किसी गलत इंटेंशन से कोई जहाज़ बिना इजाज़त के तो नहीं गुजर रहा। तो ये उसको जो है कॉन्स्टेंटली जो है 24 आवर्स जो है ये आपकी एयर स्पेस को ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। जैसे इनको लगता है कि कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, कोई फाइटर क्राफ्ट आपकी एयर स्पेस के करीब आ रहा है, अनआइडेंटिफाइड है, या उसने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, तो फिर उसके बाद फ़ौरन वो सिग्नल जो होता है वो एक फ़िक्स टाइम लिमिट के अंदर अंदर वो सेकंड कंप्यूटर को सेंड करता है। सेकंड जो उसका कंप्यूटर का जो हिस्सा होता है, जो रडार से जो सिग्नल्स जाते हैं, वो उस ट्रेजेक्ट्री को मेजर करता है कि भाई ये एयरक्राफ्ट कहाँ से आ रहा है, किस डायरेक्शन पे आ रहा है, कितनी स्पीड पे आ रहा है, कितनी ऊंचाई पर मौजूद है ये। फिर वो उसकी उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके उस फिक्स टाइम लिमिट के अंदर उसका रिस्पांस टाइम फिक्स होता है कि भाई ये इतनी टाइम लिमिट में आपने इन चीज़ों को कैलकुलेट कंप्यूट करना है और उसके बाद उसका इंटरसेप्टर लॉन्च करना है। तो जो भी उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में नियरेस्ट जो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल होता है, फिर वो उसको वहाँ से लॉन्च कर देता है और वो ट्रेजेक्ट्री उसके अंदर कि भाई इसको इंटरसेप्ट करने के लिए तुम्हें इस स्पीड पर, इतनी तेज़ रफ्तार से, इस हाइट पर, इस डायरेक्शन और एंगल पर उड़ना है ताकि तुम इस जहाज़ को हिट कर सको। तो ये सारे काम जो है जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है और इसमें फेलियर का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है भाई, कि इसमें ये नहीं कह सकते कि हाँ जी अभी आया, अभी किया, अभी देखता हूँ। तो ये जो कि इनका रिस्पॉन्स टाइम फिक्स होता है, इसीलिए इनको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसी तरीके से जो हमारे पास एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो निज़ाम होता है किसी भी शहर के अंदर, जो एयरपोर्ट में, तो वो करता क्या है कि उस इलाके के ऊपर से जितने भी हवाई जहाज़ गुजर रहे होते हैं उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा होता है। ठीक है भाई, बिना रुके, बिना सोए, बिना आँख झपके। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उनकी ये जो एयरक्राफ्ट की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, 700-800 किलोमीटर्स एवरेज होती है। तो उसमें तो वो चंद सेकंड में कहाँ से कहाँ होंगे। और अगर उन मुख्तलिफ जो है एरोप्लेन्स को अगर ऑब्ज़र्व ना किया जाए रियल टाइम में, हर सेकंड में उनके डाटा को अपडेट ना किया जाए, तो फिर उससे जो है कोई डिज़ास्टर हो सकता है। क्योंकि नहीं मालूम हो किसी को कि वो किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है या कोई दूसरा एयरक्राफ्ट वहाँ से गुजर रहा है, तो उससे फिर जो है हादसा हो जाएगा। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली ये सेंसिटिव होते हैं और ये इसी वजह से टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, क्योंकि इनमें एक टाइम लिमिट होती है प्रोसेसिंग की और एग्जीक्यूशन की। इनको भी दो फर्दर कैटेगरीज़ के अंदर क्लासिफाई किया जा सकता है। एक कहलाते हैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एक कहलाते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। फ़र्क क्या होता है इनमें? इनमें फ़र्क बिल्कुल छोटा सा ही होता है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में फेलियर का कंसेप्ट नहीं होता।
ठीक है भाई, इसमें एक डेडलाइन होती है और उसको एग्जीक्यूट करना होता है। जैसे अभी मिसाइल कंट्रोल सिस्टम की मिसाल दी, या जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो मिसाल दी, ठीक है भाई, या जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, ये जो है यहाँ से किसी भी सैटेलाइट को उसको ट्रैक कर रहे हैं, उसको जो है उसकी पूरी ट्रेजेक्ट्री की वो किस डायरेक्शन में जा रही है, किस स्पीड से जा रही है, सर्किल किस तरीके से करेगी। तो ये जो उनका कंट्रोल टावर होता है, तो यहाँ ये जो आपको सारे कंप्यूटर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये एक्चुअली हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटीग्रेटेड होते हैं। तो इनका जो सॉफ्टवेयर होता है वो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कि वो हार्डवेयर को रियल टाइम में बिना किसी फेलियर के कंसेप्ट के रन कर रहा होता है। जबकि दूसरी जानब हमारे पास जो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उनमें एक थोड़ी सी जो है रिलैक्सेशन होती है। रिलैक्सेशन किस तरीके से होती है कि उसकी जो टाइम लिमिट होती है, करना तो उसमें भी काम होता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रायोरिटी होती है, उसमें थोड़ी सी कह लें कि छूट दी हुई होती है कि भाई ये काम एज सून एज पॉसिबल करो, ठीक है भाई। जैसे फौजियों में होता है ना ASF, कि भाई एज सून एज पॉसिबल ये टास्क आपका है ना फटाफट निमट जाना चाहिए। तो बिल्कुल वैसा ही इसके अंदर होता है। जैसे अगर आप कभी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन परफॉर्म करें, या ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे हो, या रिजर्वेशन करवा रहे हो, तो उसमें जब आप कभी ट्रांजैक्शन को जो है जब आप प्रोसेस करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा वो सिस्टम कभी कभी हैंग हो जाता है, या कभी आपका रिस्पांस नहीं आता, या कभी आपकी ट्रांजैक्शन अपडेट नहीं हो रही होती। तो उसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूट उसने करना है, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ टाइम लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा लग जाए। काम फिनिश ज़रूर होगा, लेकिन उसकी टाइम की डेडलाइन नहीं होती, जैसे कि हार्ड रियल टाइम में होती है। तो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एग्जीक्यूट होते हैं ज़्यादातर जहाँ एयर टिकट रिजर्वेशन सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पर इनको जो है अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का किस्सा होता है तमाम। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, उनके कितने क्या फंक्शंस होते हैं बेसिक, और कितनी उनकी जो है बेसिक टाइप्स होती हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की नेक्स्ट टाइप की तरफ, जिसको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी कहते हैं। ट्रांसलेटर्स, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि इसका काम क्या होता है, एक से दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन करना। तो हमारे और कंप्यूटर के दरमियान हम दोनों की लैंग्वेजेस में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हम जो लैंग्वेजेस जो यूज़र इस्तेमाल करता है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, या ह्यूमन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो हमारी लैंग्वेज हमारे अल्फ़ाबेट्स, हमारे वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करती है, हमारे अलग ही टोटल सिंटैक्स हैं। लेकिन कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो वो हमारी बात सुन करके हमारी इंस्ट्रक्शन पे काम नहीं करता। जबकि कंप्यूटर, जो कि हम पढ़ चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज ऑफ एग्जीक्यूशन है वो मशीन लैंग्वेज कहलाती है। और आज का कंप्यूटर जो कि डिजिटल कंप्यूटर है, तो वो तमाम डिजिटल कंप्यूटर्स की तरह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के ऊपर काम करता है, डिजिटल सिग्नल्स पे काम करता है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, जिनको हम बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो अब हम कंप्यूटर की ज़बान 0-1 की सूरत में बोल नहीं सकते, कंप्यूटर हमारी ज़बान नहीं समझ सकता। तो उसके लिए हमें फिर एक बीच में एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है जिनको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कहते हैं। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा होते हैं और तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक इंटीग्रेटेड पार्ट होते हैं। ट्रांसलेटर्स 3 फर्दर सब कैटेगरीज में एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। एक कहलाते हैं कंपाइलर्स, एक कहलाते हैं इंटरप्रेटर्स, और एक कहलाते हैं असेंबलर्स। तो सबसे पहले कंपाइलर एक ऐसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर को कहते हैं जो कि ह्यूमन लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में से कन्वर्जन करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। लेकिन उसका तरीक़ाकार ये होता है कि वो पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को एक ही वक्त में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई आपके पास, आपको जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना हुआ तो आपने पहले पूरे प्रोग्राम का फर्स्ट से लेके लास्ट लाइन तक उसका मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करी, एक अपनी सेपरेट फ़ाइल बनाई जिसको हम जो है ऑब्जेक्ट फ़ाइल कहते हैं, और फिर उसको जो है उसके बाद एग्जीक्यूट करता है अगर उसमें कोई एरर ना हो तो ये काम कंपाइलर्स को याद रखने का आसान तरीका, इसके नाम के शुरू में आता है COMP, कंप्लीट से निकला है। तो ये कंप्लीट ट्रांसलेशन जो है वो कंपाइलर करता है कि पूरे प्रोग्राम को वो पहले एक अलग उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा और फिर उसके बाद उसको जो है एग्जीक्यूट करेगा। जबकि इंटरप्रेटर से यही काम करता है, यानी कि इसका काम भी ट्रांसलेशन का होता है। इसको भी जो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ही ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है, लेकिन इसका काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। ये क्या करता है, ये जब प्रोग्राम रन होता है तो हर प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट होती है ये स्टेटमेंट वाइज उसको रीड करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करेगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद आएगा फिर सेकेंड लाइन को
ट्रांसलेट करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये बिल्कुल सीढ़ियाँ चढ़ने की तरह सिक्वेंशली स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट को जो है वो डिकोड करता है और फिर उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करता है। तो ये काम जो होता है इनकम्प्लीट ट्रांसलेशन या इंटरप्रेटर की मदद से होता है। तो जो क्लास 9 में आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी थी बेसिक वाली, तो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करती है एज अ ट्रांसलेटर। तो उसमें होता क्या है कि जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो अगर आपके पास प्रोग्राम में किसी स्टेटमेंट में एरर आता है, सिंटैक्स एरर, तो वो उसी वक्त प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप करके उस लेवल पर आपको एरर को शो कर देता है कि भाई इस लाइन में एरर है। जबकि जो आप सी प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, तो सी प्रोग्रामिंग जो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास कंपाइलर यूज़ होता है। वो पूरे प्रोग्राम को रीड करेगा, उसके बाद आपके पास एक एरर्स की लिस्ट को डिस्प्ले कर देगा। अब तीसरा जो हमारे पास ट्रांसलेटर है उसको हम कहते हैं असेंबलर। असेंबलर भी जो कि ट्रांसलेटर, तीनों ट्रांसलेटर्स का काम एक ही होता है कि ये ट्रांसलेशन करते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज से, लेकिन इनके काम का तरीका डिफरेंट होता है। असेंबलर का तरीका ये होता है कि असेंबलर सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जिसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, सिर्फ उनके प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बाकी किसी नॉर्मल हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को ये कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है, उसको हम कहते हैं असेंबलर। तो यहाँ हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो है डिस्क्रिप्शन वो जाती है कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स उन सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है जिनका काम कोई ख़ास पर्टिकुलर यूज़र रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना होता है, तो उन प्रोग्राम्स को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमें कोई रिपोर्ट लिखनी है, कोई डॉक्यूमेंट एडिट करनी है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए जो हम एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हार्डवेयर को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करते, यानी डायरेक्टली उसको यूटिलाइज़ नहीं करते, बल्कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से जो है आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है भाई, तो ये सॉफ्टवेयर्स हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। इनकी मिसाल हमारे पास एडोब फोटोशॉप है, एमएस ऑफिस है, और मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियो एडिटिंग, जो ग्राफिक एडिटिंग के जो जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे के सारे, गेमिंग सॉफ्टवेयर्स भी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की एग्जाम्पल्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी काम के एतबार से हम दो हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। एक कहलाते हैं जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और एक कहलाते हैं स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो सबसे पहले जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका कोई एक जनरल स्पेसिफिक यूज़ नहीं होता। कोई स्पेसिफिक हो गया तो वो स्पेशल पर्पस हो जाएंगे। जनरल का मतलब ये होता है आम इस्तेमाल। जैसे मिसाल के तौर पे एक यूट्यूब की बात कर लेते हैं। अगर यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास जिसके ऊपर आप जिस किस्म की चाहे वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, आप कोई एंटरटेनमेंट का कंटेंट बना करके अपलोड कर सकते हैं, कोई एजुकेशनल कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है। आप किस किस्म की आप कंटेंट्स बनाते हैं ये अब आपके ऊपर है। इसी तरीके से MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपके पास। अब उस एप्लीकेशन का क्या काम है कि भाई डॉक्यूमेंट एडिट करना है। अब आप उस पर कोई ड्रॉनी कहानियाँ लिखें, कोई चुड़ैलों भूतों के नावल लिखें, या अपने किसी साइंस के सब्जेक्ट के नोट्स बना लें, लेटर लिख के एप्लीकेशन लिखें, कोई इसमें लिमिट नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म की, मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ इदारे अपनी ज़रूरत के एतबार से इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की जर्नल जो है एप्लीकेशंस में यूज़ होता हो, तो उसको हम कहते हैं जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इनकी सॉफ्टवेयर्स की जो है कोई एक कंप्यूटर स्पेसिफिकली लिमिट नहीं होता। जैसे इसको आप मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो कंप्यूटर्स के ऊपर MS ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह यूट्यूब को आप अपने मोबाइल पे भी जो है उसका मोबाइल वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको भी वैसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं। तो इनके लिए जो है मुख्तलिफ़ एक जनरल लेवल की कैटेगरी के जो कंप्यूटर्स होते हैं मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के या मुख्तलिफ़ मॉडल्स के, तो उन पे इनकी पोर्टेबिलिटी होती है कि किसी भी सिस्टम्स के ऊपर सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर जो पूरी करता है तो वहाँ उनको रन करके मुख्तलिफ़ जनरली इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो ये कहलाते हैं जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि दूसरी जानिब जो हमारे दूसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि सिस्टम बाउंड होते हैं, यानी कि किसी ख़ास पर्टिकुलर सिस्टम के लिए होते हैं और सिवाय उस सिस्टम के ये किसी दूसरे सिस्टम पे जनरली तौर पे यूटिलाइज़ नहीं किए जा सकते। तो उनको हम कहते हैं स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसकी मिसाल जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ सामने एक डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो उनके सामने भी एक लैपटॉप जैसा एक कंप्यूटर
है और जिसके ऊपर ये एक पेशेंट का जो है वो डायग्नोस्टिक डाटा देख रहे हैं। तो अब ये जो कंप्यूटर जो अटैच है इस मशीन के साथ, ये जो है किसी ख़ास पेशेंट की स्कैनिंग के लिए और उसकी टेस्टिंग के लिए यूटिलाइज़ हो रही है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आप जो है, अब आप यहाँ पे कहें कि भाई मुझे इस पर गेम लगा के दे दो, तो ये उस काम के लिए नहीं है ये बल्कि ये जिस एक पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक के लिए इस मशीन को बनाया गया है, ये सिवाय उसके और कोई दूसरा काम नहीं कर सकती। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी फिक्स्ड है, लिमिटेड है इसी सिस्टम तक। तो इसका जो सॉफ्टवेयर होगा इस सिस्टम का, वो सिर्फ इसी सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया होगा और वो किसी दूसरे मशीन पे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो किसी ख़ास सिस्टम, किसी ख़ास मशीन के लिए यूटिलाइज़ होते हैं। एक और मिसाल इसकी आप देख सकते हैं कि ऊपर जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें मुख्तलिफ आपको रोबोट्स नज़र आ रहे होंगे। ये सारे रोबोट्स दिखने में बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन इन तमाम रोबोट्स का फंक्शन डिफरेंट है, इन सब की प्रोग्रामिंग डिफरेंट है। जो सबसे लास्ट में जो रोबोट होगा उसको जिस जगह पर सिस्टम में वेल्ड करने या किसी कंपोनेंट को फिक्स करने के लिए प्रोग्राम किया होगा, तो वो जो फ्रंट पर जो रोबोट है उसकी प्रोग्रामिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी। उसको किसी और मकसद, किसी और चीज़ को चेक करने या किसी और हिस्से को वेल्ड करने या कोई और चीज़ कंपोनेंट को फिक्स करने के लिए उसको प्रोग्राम किया होगा। तो ये तमाम के तमाम जो हमारे पास रोबोट्स नज़र आ रहे हैं, हर रोबोट्स की एक अलग कॉन्फ़िगरेशन और एक अलग सेटिंग करनी पड़ती है उसके रिक्वायर्ड काम की वजह से, ठीक है भाई। तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हुए हैं वो भी क्या हैं, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हम मुख्तलिफ़ जगहों पर कहाँ पर इनको यूटिलाइज़ किया जाता है। तो इनके लिए कोई ख़ास स्पेसिफ़िक कंप्यूटर सिस्टम हो जो सिवाय उसके वो काम किसी और दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से नहीं किया जा सकता, तो उन प्रोग्राम्स को, उन एप्लीकेशंस को स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ हमारा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाला भी टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अब उसके बाद हमारा जो आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के हवाले से। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसे स्पेशल प्रोग्राम्स को कहा जाता है जिनका काम होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जो डाटा होता है उस डाटा को स्टोर करना, उसको मैनिपुलेट करना, यानी उसमें डाटा में चेंजिंग्स वगैरह करना, और फिर उसकी मदद से मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करना। ये सारे बुनियादी काम एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के होते हैं। किसी भी छोटे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जैसे कि हमारे पास एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की मिसाल ले लें, तो उसके पास मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स का और वहाँ पे काम करने वाले टीचर्स और दूसरे अदर स्टाफ का, एम्प्लॉयज़ का डाटा मौजूद होता है। उसमें से एक सेक्टर खाली स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ़ जो स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट की जो है प्रोग्रेस क्या है पिछले लास्ट ईयर्स के अंदर या लास्ट टेस्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें जो है इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक डाटा को तरतीब देती है। अब आप डाटा को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है उसको सॉर्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। जैसे किसी भी स्कूल के अंदर कितने जो हैं हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो कि A+ परसेंटेज एक्वायर करते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि बिलो एवरेज जो है हमारी वैल्यूज़ पर जा रहे हैं, जिनको ज़्यादा जो है मेहनत की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें अपने, अगर आपके पास डाटा एक जगह रिकॉर्ड है तो उसमें से एफिशिएंटली इसको ऑर्गेनाइज़ करके इन सारी मालूमात को अख़ज़ करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। अब जो हमारे पास इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि स्मॉल स्केल पर काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ तो हम MS ऑफिस के ऊपर ही ज़्यादातर जो है स्प्रेडशीट के ऊपर या वर्ड के ऊपर जो है फाइल्स बना करके काम चला लेते हैं, जबकि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स नहीं है, ना ही स्प्रेडशीट, MS एक्सेल, ना ही MS वर्ड। MS एक्सेस जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की एक मिसाल है। उसके ऊपर अगर आप करते हैं तो वो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट के बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है भाई। तो बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है, आप उसकी मदद से काफ़ी हमारे जो है जो स्मॉल स्केल के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी तमाम डाटा बेस क्रिएट करके ईज़िली उसको जो है वहाँ पर मैनेज किया जा सकता है। अब जैसे जैसे किसी इदारे का साइज़ ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा होता चला जाता है, उसके डाटा की जो है लेंथ भी बड़ी हो जाती है, डाटा का साइज़ बड़ा हो जाता है, तो फिर वहाँ पर इस चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। उन स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर्स की मिसालों में MySQL है, Oracle है, ठीक है भाई। तो ये सारे हमारे पास एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि लार्ज स्केल डेटाबेस मैनेज करने के लिए यूटिलाइज़ किए जाते हैं। तो किसी भी हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के या सॉफ्टवेयर के मेन फीचर्स क्या होते हैं, वो आखिर क्या हमारे लिए खिदमात अंजाम देता है, और उसको से यूज़ करने से हमें
एक आम सॉफ्टवेयर्स के मुकाबले में क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो उसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी जो फीचर होता है किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, वो होता है डाटा रिडंडेंसी को रोकना। डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन। तो किसी भी अच्छे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक ही इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सिर्फ एक ही दफ़ा सेव की जाती है। बार बार उस इन्फॉर्मेशन को अलग अलग जगहों पे सेव करने से जो है डाटा की रिडंडेंसी क्रिएट होती है। एक ही मालूमात एक ही दफ़ा एक जगह सिस्टम पे सेव कर ली, फिर जब भी कभी आपको उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है तो आप उसी जगह से उसको लिंक कर दें कि वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से उठ के जहाँ आपको जो रिपोर्ट बनानी है उसके अंदर डिस्प्ले हो जाए। तो ये एक बड़ा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स का एक अहम फीचर होता है। अगर ये ना हो तो जैसे हम जब एम एस वर्ड की अभी मिसाल दी कि एम एस वर्ड के ऊपर या एम एस एक्सेल के ऊपर जो स्मॉल इंस्टीट्यूट है वो तो उसी के ऊपर अपने डाटा को मैनेज कर लेते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बना लेते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आपको एक ही चीज़ को, एक ही इन्फॉर्मेशन को बार बार अलग अलग स्लाइड्स के ऊपर अलग अलग लिखना पड़ता है। अगर आप रिपोर्ट का फॉर्मेट चेंज करना चाहें या किसी अलग तरीके से उसको डाटा को ऑर्गेनाइज करना चाहें तो आपको दोबारा से टाइपिंग करनी पड़ जाएगी। तो ये चीज़ें जो है हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट के एडवांस सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें नहीं होती। उनमें डाटा जो होता है बार बार नहीं उसको कॉपी करना पड़ता। इसी तरह से लार्ज डेटाबेस जितने ज़्यादा हमारे डाटा का साइज़ ज़्यादा होता है तो फिर वहाँ पर उसको मेंटेन करना भी स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर के अंदर आसान होता है। एक फ़ीचर जो डाटा की मेंटेनेंस के साथ अटैच होता है वो होता है डाटा की सिक्योरिटी। डाटा मेंटेनेंस यानी कि मुख्तलिफ लोग अगर मल्टीपल यूज़र्स जो है वो डाटा को अपडेट कर रहे हैं या डाटा के अंदर जो है मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो उससे जो है डाटा के अंदर जो होने वाली तब्दीलियां हैं अगर अलग अलग लोग जो है करेंगे जिनको अथॉरिटी नहीं होगी तो उससे फिर हमारी तो डाटाबेस की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो मुख्तलिफ जिन लोगों को अथॉरिटी है डाटाबेस को एक्सेस करने की या जिनको अथॉरिटी है सिर्फ उसको व्यू करने की, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फंक्शंस हम एडवांस डेटाबेसेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं कि लिमिटाइज़ कर सकते हैं लोगों को कि कौन कितनी इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस रखता है, उससे आगे वो इन्फॉर्मेशन ना देख सकता है ना उसको एडिट कर सकता है। इसी तरीके से ये फ़ीचर इन्हेंस सिक्योरिटी का भी जो है हमारे पास डेटाबेस के अंदर इंटीग्रेट होता है जिसकी मदद से हम अपने सिस्टम को किसी जो है डाटा थेफ्ट से बचा सकते हैं। जब हमारा एक्सेस ही लिमिटाइज हो जाएगा और वो भी लिमिटाइज्ड एक्सेस भी डाटा एक्सेस वैलिडिटी के बाद होगा, यानी कि आपको पहले अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे वैलिड करना पड़ेगा कि हाँ भाई आप इसके ऑथेंटिक यूज़र हैं, फिर जाकर के आप उस डेटाबेस सिस्टम को का एक्सेस हासिल कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ नहीं हासिल कर सकते। तो ये सारे फीचर्स हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा इम्प्रूव्ड फाइल कंसिस्टेंसी के जो डाटा हमारे पास सेव हुआ होता है उन तमाम डाटा को एक तरतीब से ऑर्गेनाइज्ड करके रखना, ठीक है भी, ताकि हम उसका अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी ज़रूरत के तहत क्यूरीज़ को जनरेट कर सकें। यानी अपने जो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से डाटा को हम अलग अलग तरीक़ों से उनकी रिपोर्ट्स बना सकें, ठीक है भाई। और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर डाटा एक ही जैसी कंसिस्टेंसी के साथ हो। ये नहीं कि हमारा एक रीजन का जो डाटा है उसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट है और फिर दूसरे रीजन का जो डाटा है उसको रिकॉर्ड करने का वहाँ का जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसने अलग तरीके से सेटिंग की हुई है। तो अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, पाकिस्तान की अगर चारों सूबों में काम कर रही है कंपनी, तो वो क्या होगा, हर प्रोविंस के अंदर अगर डाटा उसका अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड होगा तो उसको सेंट्रली इंटीग्रेट करने में तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो जो हमारे डेटाबेसेस होती हैं ये फ़ाइल कंसिस्टेंसी इस तरह से क्रिएट करती हैं कि ये एक फ़िक्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती हैं कि आप मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ अपने आउटलेट्स पे जैसे भी काम करेंगे आपका सेंट्रलाइज डाटा एक जगह एक तरतीब से और एक ही फॉर्मेट के ऊपर जो है वो इंटीग्रेट हो रहा होगा, सेव हो रहा होगा। तो ये चीज़ फ़ाइल कंसिस्टेंसी कहलाती है। मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट का मतलब कि एक वक्त में फ़ाइल कंसिस्टेंसी भी रहेगी और मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट भी रहेगा कि हर आपके डिफरेंट अलग अलग रीजनल आउटलेट्स के अंदर अलग अलग तरीक़ों से जो वहाँ की रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर काम भी वो अपनी सोफिस्टिकेशन के एतबार से थोड़ा बहुत चेंज करके कर सकते हैं। यानी मल्टी यूज़र इंटीग्रेशन भी है और आपकी जो है मेन फ्रेम यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेशन भी डेटाबेस के अंदर मौजूद होती है। तो ये सारे हमारे मॉडर्न जो डेटाबेसेस होती हैं ये उनके फीचर्स होते हैं। अब हमारे पास डेटाबेस की 4 ब्रॉड बेसिक टाइप्स होती हैं, उनका भी थोड़ा सा जिक्र हो जाए। डेटाबेस को हम ब्रॉडली 4 हिस्सों में यानी 4 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। एक कहलाती है हायरार्चिकल डेटाबेस, एक कहलाती है नेटवर्क डेटाबेस, एक रिलेशनल और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो अभी होती क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपनी हायरार्चिकल डेटाबेस को।
तो हिरार्चिकल डेटाबेस एक ऐसी डेटाबेस होती है जिसके अंदर एक ट्री लाइक अरेंजमेंट होती है, यानी कि मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं और हर लेवल के अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, यानी सब फोल्डर्स होते हैं। सबसे बुनियादी तरीके की जो डेटाबेस होती है उसको हिरार्चिकल ही डेटाबेस कहा जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपके पास एक फ्लैट है, आप फ्लैट के मुख्तलिफ लेवल्स हैं और हर लेवल के ऊपर वहाँ पर मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स बने हुए होंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारी एक हिरार्चिकल तरीका है जिसके ज़रिए आप डाटा को सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एक मिसाल नीचे दी हुई है कि भाई मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स बने हुए और उन फोल्डर्स को आप किसी ख़ास सिंगल हेडिंग के अंदर मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे जैसे आप टॉप डाउन जाएंगे तो आपके पास फर्दर ब्रांचेस ओपन होती चली जाएंगी और जब आप उसको जो है मर्ज करेंगे तो आप किसी मेन हेडर फाइल तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो तरतीब होती है इसको हम कहते हैं हिरार्चिकल डेटाबेस। इस हिरार्चिकल डेटाबेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का भी वर्ड यूज़ करते हैं, जिसमें जैसे एक आपके पेरेंट मेन कैटेगरी है, रूट कैटेगरी, फिर उससे आपके पास मुख्तलिफ ब्रांचेस जो हैं वो चाइल्ड की तरह निकल रही हैं और हर चाइल्ड का जो आपका डाटा है वो जो है फिर फर्दर सब कैटेगरीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये कहलाती है एक हिरार्चिकल डेटाबेस। ये हमारे पास पुरानी डेटाबेस है। उसके बाद जब ये हिरार्चिकल डेटाबेस इवॉल्व हुई तो उसके बाद हमारे पास एक और जो डेटाबेस का मॉडल बना उसे हम कहते थे नेटवर्क डेटाबेस। नेटवर्क डेटाबेस एक हिरार्चिकल डेटाबेस से ज़रा कम्प्लेक्स मॉडल होता है। इसमें होता ये है कि चीज़ों का टॉप डाउन लेवल वाइज जो है इंटीग्रेशन नहीं होती, बल्कि उसके अंदर एक मिक्स्ड रिलेशनशिप होती है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा मॉडल बना के बात बताइए कि फ़र्ज़ करें कि आपकी एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की कंपनी है। ठीक है भाई, अब आपके पास जो है मुख्तलिफ भाजी पाला मौजूद है, केले भी हैं, प्याज भी है, नींबू भी हैं, तो ये सारी अलग अलग चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। अब आपको पता है हमारे पास इन तमाम जो है फसलें जितनी भी उगती हैं उनके दो तरीके होते हैं। या तो वो हमारे पास एक आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र की मदद से उगती हैं जिनको हम नॉन ऑर्गेनिक भी कहते हैं, और एक बिल्कुल जो हमारे नेचुरल तरीक़ों से उगती हैं जिसमें आर्टिफिशली जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती, ना ही फर्टिलाइज़र ना ही जेनेटिकली इंजीनियर्ड दूसरी चीज़ें, तो बीज वगैरह, तो वो हमारी जो है ऑर्गेनिक कहलाती हैं। ठीक है, तो इन दो कैटेगरीज़ के अंदर आपने अपने तमाम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर लिया। अब आपके पास क्या है, अगर आपकी कंपनी से कोई लेमन परचेज़ करना चाहता है तो अब आप उससे पूछेंगे भाई लेमन चाहिए, लेमन है हमारे पास, लेकिन हमारे पास डाटा में लेमन दोनों तरीके का है, ऑर्गेनिक भी और नॉन ऑर्गेनिक भी। तो लेमन की कैटेगरी अपने से ऊपर वाली टॉप कैटेगरी के दोनों फोल्डर्स के साथ इंटीग्रेट हो रही है। तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं नेटवर्क डेटाबेस। तो नेटवर्क डेटाबेस के अंदर हमारे पास मिक्स्ड जो है लिंकेजेस होते हैं, मल्टीपल लिंकेज हो सकते हैं एक ही कंटेंट के, तो वो एक नेटवर्क की सूरत में डिस्प्ले होता है, इसीलिए इसको हम एक नेटवर्क डेटाबेस कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एडवांस कैटेगरी होती है उसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। जब नेटवर्क डेटाबेस को आप बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है अगर आप तरतीब देते हैं तो वो एक रिलेशनल डेटाबेस का मॉडल बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ आप एक पिक्चर में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ टेबल्स जो है ना डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इसमें मुख्तलिफ टेबल्स में एक डिपार्टमेंट वाइज है, ऑर्गेनाइजेशन वाइज है, फिर हर डिपार्टमेंट और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी डाटा है। अब ये बड़े लेवल की यानी कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, एक कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनीज़। ठीक है, जैसे अगर आप ग्रुप ऑफ कंपनीज़ यानी कि एक ऐसा कंजोर्शियम जिसकी एक ऐसा मालिक जिसकी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अब उसकी मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर लोग काम कर रहे हैं, उसने सोचा कि कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ, कोई नया प्लांट लगाता हूँ। अब उस प्लांट को लगाते वक्त उसने कहा कि मुझे कुछ मेंबर्स फ़ला कंपनी से लेने, कुछ मेंबर्स मुझे फ़ला कंपनी से लेने। उसने उनको मर्ज करके उसने एक नई टीम बना ली। तो अब उस नई टीम जो वो क्रिएट करेगा, तो उस नई कंपनी के डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए उसको अलग से तो डाटा नहीं दोबारा से रीइंटर करना पड़ेगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो उस कंपनी के जो डिपार्टमेंट्स का जो डाटा होगा उसको वो लिंक कर देगा। तो रिलेशनल डेटाबेस जो होती है इसमें क्या होता है, हम मुख्तलिफ टेबल्स बनाते हैं और डाटा को टेबल वाइज रिकॉर्ड करते हैं, और मुख्तलिफ टेबल के जो एलिमेंट्स होते हैं जब उनको मिला करके हमें कोई नया टेबल बनाना हो तो हम जो है उनको लिंक कर देते हैं। इस लिंकेज की वजह से एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है जिसकी वजह से ही इस डेटाबेस का नाम रिलेशनल डेटाबेस रखा जाता है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास एक एडवांस डेटाबेस है जो नेटवर्क डेटाबेस की एक इवॉल्व्ड शक्ल है। ठीक है भाई, तो इसमें होता क्या है कि नेटवर्क डेटाबेस में जिस तरह से रिलेशनशिप एक दूसरे के इंटीग्रेटेड होते हैं, यहाँ पर रिलेशनशिप जो होते हैं वो टेबल वाइज एक दूसरे के साथ डिस्प्ले होते हैं।
तो डाटा आपका सेंट्रल सर्वर पर वन टाइम अपलोड होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको जहाँ जैसे उस डाटा को यूटिलाइज़ करना है नए फॉर्मेट के ऊपर नई रिपोर्ट्स के अंदर, तो आप उसी डाटा को वहाँ से लिंक करके उस इन्फॉर्मेशन को मुख्तलिफ जगहों पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी रिलेशनल डेटाबेस। अब उसके बाद जो हमारी लास्ट जो डेटाबेस की टाइप है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में यही कंसेप्ट, जैसे हम टेबल्स की तरह काम करते हैं रिलेशनल डेटाबेस में और बाद में उनका लिंक डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर हम अपने डाटा की मुख्तलिफ क्लासेस बना देते हैं जिसमें एक जैसे सेट ऑफ डाटा को हम डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है भाई। तो एक जैसा सेट ऑफ डाटा को हम क्लासेस की सूरत में, ग्रुप्स की सूरत में डिफ़ाइन करके और फिर उनके दरमियान, उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है हम किसी किस्म का रिलेशन क्रिएट करते हैं, तो ये कहलाती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आज की ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे पाइथन हो गई, C++ हो गई, तो ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्रिएट की जाती हैं। जैसे सेकंड ईयर में आप जो C लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस नहीं है, उसके अंदर सिंपल सिक्वेंशियल सारी एग्जीक्यूशन होती है। उसके बाद जो हमारे पास C++ जो आया है नेक्स्ट लेवल, उसका नेक्स्ट वर्जन, तो उसके अंदर जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है क्लासेस होती हैं और उसकी जो है ना इंटीग्रेशन की जाती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।